नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now come to the very important lecture, very important topic, and this is what section 39 BNSS, section 39 BNSS or section 42 CRPC. Very important for your prelims, may be important for your mains as well. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। लेकिन इसको, इस सेक्शन को समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रीड इट विद द सेक्शन 35 क्लॉज 2 बीएनएसएस। बीएनएसएस की जो 35 क्लॉज 2 है उसके साथ में इसको क्लब करके पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको सेक्शन 35 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 39 को क्लब करके आपको कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेसिकली दिस इज विद रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू द अरेस्ट ऑफ द पर्सन विद इन रिलेशन टू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंज्ञेय अपराध के संबंध में व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग द अरेस्ट। यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो व्हाट इज द रूल पोजीशन, व्हाट इज द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो उसकी जो टोटलिटी में जो पिक्चर क्लियर होगी वो आपको कब होगी, व्हेन यू रीड 35 क्लॉज 2 प्लस 39, राइट। सो बिफोर कमिंग टू 35 क्लॉज 2, I would like to read and make you understand section 39. पहले सेक्शन 39 पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे 35 क्लॉज 2 को भी, ठीक। अब ये रहा आपके सामने क्लॉज 1, प्लीज सी दिस, क्या कहता है। When any person, कौन सा पर्सन भाई, when any person, जब कोई भी व्यक्ति, कौन सा, who, जो, इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में क्या किया है, हु हैज कमिटेड, ठीक, ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है, और हु हैज बीन एक्यूज ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर जिस व्यक्ति, जो कोई असंज्ञेय अपराध का आरोपी रहा है। सो जिसने एक पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर जिस पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप रहा हो। प्रेजेंस पर फोकस करना, मैं इसी देखना चाह रहा था इंग्लिश में, हिंदी में, कि इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जरूर इन पर ध्यान रखना है। तो यहां पर यह कि या तो उसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या उस पर यह आरोप हो, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस पर ये अभियोग लगाया गया है। तो एक तो सिचुएशन हो गई, देन एंड देयर क्या हो, यू आर द पुलिस ऑफिसर, आपके सामने ही उसने अपराध किया है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इस पर ऐसा आरोप है। तो ये दोनों कैटेगरी को अलग अलग समझना। मैं क्यों इतना बारीकी समझाता हूं, सो दैट आप मेंस में लिखते हुए इन चीजों का ध्यान रखें, और प्रीलिम्स में अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो प्रीलिम्स में फिर आपकी गलतियां बहुत कम होंगी, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। तो जब ऐसा होता है फिर क्या होगा, तो ये व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया, इस राजकुमार को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन व्यक्ति है ये,
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिस पर आरोप लगा है। और क्या कर रहा है ये व्यक्ति? ही रिफ्यूजेस, कब? ऑन डिमांड ऑफ सच पुलिस सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के कहने पर भी, पूछने पर भी, ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। ना अपना वो नाम बताता है, ना ही अपना एड्रेस बताता है। ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, समझे आप? तो हु इज अक्यूज? ही इज द पर्सन हु इज अक्यूज ऑफ committing a non-cognizant offense, and that too in the presence of the police officer। पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले अपराधी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं बबुआ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमने क्या किया है? तुमने नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस किया है। ठीक है, लेकिन अपना नाम बता दो, अपना एड्रेस दे दो। कह रहे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, तो एक तो सिचुएशन होगी रिफ्यूजल। सेकेंडली क्या होगी? ऑल स्मार्ट काम करता है वो, ये रहा आपके सामने। और गिव्स ए नेम, गिव्स ए नेम और रेजिडेंस, अपना नाम पता तो बताता है, विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। पर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसने जो नाम और ये पता बताया है वो गलत है, वो फॉल्स है। सो यहां पर क्या, व्हाट द पुलिस ऑफिसर वांट्स टू नो? नेम एंड एड्रेस। या तो आप मना कर रहे हैं, या जो आप दे रहे हैं लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इन दैट केस क्या हो सकता है? ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर, वह व्यक्ति उस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तो विच सेक्शन डील्स विद द अरेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ कमिटिंग, who is the accused of committing a non-cognizable offense, in order to, why he shall be arrested, why he may be, in order that his name or residence may be ascertained। केवल किस लिए करेंगे? तो यहां पर जो इसका अरेस्ट का जो पर्पस होगा, जो उद्देश्य होगा गिरफ्तारी का, वो बहुत लिमिटेड होगा। एंड व्हाट इज दिस? सी द स्क्रीन, राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स एज वेल, यूज इट इन योर मेंस। He may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained, so that उसका नाम और पता ascertain किया जा सके, निश्चित किया जा सके। तो जो अरेस्ट का पर्पज है, अरेस्ट का पर्पज वो नहीं है, अरेस्ट का पर्पज ये नहीं है जो मैं आपकी नजर इनायत करता हूं सेक्शन 31 क्लॉज 1 में, ये वाले पर्पज। ये वाले कहाँ कहाँ गए? फिर आपके सामने, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, उससे उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति दोबारा वैसा अपराध ना कर पाए, इससे बचाने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है ना, टेम्परिंग एविडेंस को डिसिपेयर होने से बचाने के लिए, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस से बचाने के लिए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए इसलिए बचाने के लिए। वो सारी ग्राउंड नहीं है। ये सब हम कहां पढ़ते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस से पढ़ते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 38 में, सेक्शन 39 में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी कंडीशनल। कब करेगा? व्हेन ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, और इफ ही गिव्स, यदि वो नेम और एड्रेस देता भी है, देन द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसने जो नाम और पता बताया वो गलत बताया है, तो उसको वो अफसर गिरफ्तार तो करेगा, लेकिन उसका लिमिटेड पर्पस होगा। और क्या पर्पस होगा? कि केवल उसके नाम को, नेम एंड एड्रेस को एसरटेन किया जा सके, निश्चित किया जा सके। हिंदी में पढ़ता हूं, क्या होगा, क्या शब्द बोला इन्होंने? उसका नाम और निवास अभी निश्चित किया जा सके, अभी निश्चित किया जा सके, बस इतना करना है आप लोगों ने। सो यू विल सी 39 की क्लॉज 1 है ये, इसमें ये दिखा गया कि आपने ऑन व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी अरेस्टेड, राइट। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि इट शुड बी रेड विद व्हाट, 35 क्लॉज 2। तो नाउ आई टेक यू टू द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 की क्लॉज 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये है उसकी लैंग्वेज। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस,
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो व्यक्ति असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, एक बात, या अगेंस्ट हुम ए कंप्लेंट हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हैविंग ऑफ हिज हैविंग सो कंसर्न, shall be no such person shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 को मैंने आपके लिए पढ़ा और इसको मैं समझा देता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति, इसको मैं एक, इस सारी डिटेल का एक ही शब्द है, पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कह रहे हैं कि पर्सन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल नॉट बी अरेस्टेड। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बार है, स्टैट्यूटरी बार है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के आरोपी को गिरफ्तार करने का बार है। कब कर सकते हैं? एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। कब किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा या फिर वारंट के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जो पहली लाइन थी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 39, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। और सेक्शन 39 में हमने भी क्या पढ़ा है कि जब उस व्यक्ति से नेम एंड रेजिडेंस पूछा जाए और वो रिफ्यूज करता है या झूठ बोलता है, तो उसको नेम एंड एड्रेस को एसरटेन करने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 एंड 39 की ज्वाइंट रीड, 39 क्लॉज 1 बेसिकली, इसकी रीडिंग में दो बातें आएंगी। नंबर 1, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एक्यूज्ड को नो अरेस्ट, उसकी अरेस्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कब कर सकते हैं? एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब वो नेम एंड एड्रेस रिफ्यूज करे या फॉल्स है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को जो अरेस्ट है वो तभी किया जा सकता है जब उसके लिए वारंट हो मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू, या फिर मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर हो। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई। सो यू शुड रीड इट। आई एक्सप्लेन्ड यू द कॉम्बिनेशन ऑफ 35 क्लॉज 2 एंड 39 क्लॉज 1 बेसिकली, एवरीवन फास्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, इतना कम से कम। एवरीवन भाई, एवरीवन मन क्या होता है? जो लोग सो रहे हैं, ऋतु जाग जाओ अब। बढ़े आगे। सो लेट्स प्रोसीड विद व्हाट? सेक्शन 39 सब क्लोज टू डाउन। बस अब ये आसान है, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या है देखिए। व्हेन द ट्रू, प्लीज सी द बोर्ड, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन ascertained, जब उसका नाम और एड्रेस, रेजिडेंस, निवास का पता चल जाए, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर ए मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। जब उसके नेम एंड एड्रेस का पता चल जाए, फिर उसको छोड़ दोगे। ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऑन बॉन्ड, या तो बॉन्ड पे छोड़ दोगे यानी कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी पे छोड़ दोगे, या बेल बॉन्ड पे छोड़ोगे यानी कि कोई ना कोई श्योरिटी लेकर छोड़ दोगे। किस लिए? टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो जाए। तो ये हुआ नेक्स्ट सब क्लॉज। पहले तो आप अरेस्ट नहीं करोगे। 35 की क्लॉज 2 ने साफ साफ कह दिया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करोगे आप। 39(1) ने कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप यह है कि उसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है,
तो उसने नाम और एड्रेस पूछा जाएगा, नहीं बताएगा तो अरेस्ट करेंगे, झूठा बताएगा तो अरेस्ट करेंगे, और नाम और पता निश्चित करके उसको छोड़ भी देंगे। छोड़ते हुए क्या, रिलीज करते हुए क्या फॉर्मेलिटी आएगी, ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड दोनों को ही गोल कर लीजिए, राइट डाउन पीओ फिल्म्स। When such person will be released, how he shall be released? He may be released on a bond or bail bond. Why bail bond? Why bond? उससे ये कहा जाएगा कि भाई तुम अपियर हो गए फिर मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इतना हो गया ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन पर आइए। इफ सच पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट इन इंडिया, अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि भारत का निवासी नहीं है, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया, तब उसके बेल बॉन्ड को ऐसे श्योरिटी से, ये ऐसी श्योरिटी से सिक्योर किया जाएगा जो कैसे हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, जो भारत के निवासी हो। देखिए जो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड, प्लीज गो टू सेक्शन 2D, 2D, इट डिफाइंस बेल बॉन्ड। ये डिफाइन करता है बेल बॉन्ड को, क्या कहता है, अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, अंडरटेकिंग बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, दिस इज अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग कैसी अंडरटेकिंग, फॉर छोड़ने के लिए, कैसे, विद श्योरिटी। श्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं, श्योरिटी का मतलब जो आपकी की जमानत ले कि हाँ भाई ये आएगा ही आएगा पक्का, हम इसको प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति से ऐसा बेल बॉन्ड लेते हैं, बेल बॉन्ड का मतलब है कि जब हम कोई जमानती आए कि भाई साहब इसको छोड़ दो, हम इसकी जमानत दे रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये कोर्ट में आएगा भी, हम लेकर आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहां से आया, मान लीजिए रितु महादेव, नाउ शी इज रेजिडेंट इन यूएसए, यूएसए में रहती है ये, एंड नाउ इन पर आरोप है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है। इन्होंने, इनसे नाम पूछा गया, नाम बताया नहीं, फिर इनको अरेस्ट करा जाएगा और इनको रिलीज किया जाएगा। तो इनसे जो बेल बॉन्ड लिया जाएगा, इनका श्योरिटी कौन है तुम्हारा, जमानती कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, अरे भाई उनको लेने कौन जाएगा, तो भाई इंडिया का दो कोई। तो जो श्योरिटी है वो ऐसे केस में कैसे होने चाहिए, श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, बस। बोलो यस और नो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। नाउ कम टू दी 39 सब क्लॉज थर्ड, इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट ascertained within 24 hours from the time of arrest। देखिए ये पर्पस था ना, पर्पज क्या था, पर्पज ऑफ अरेस्ट वाज ट्रू नेम एंड रेजिडेंस का पता करना। मान लो वो जो व्यक्ति है बहुत जिद्दी किस्म का हो और वो बताने को तैयार ही नहीं है, तो इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट ascertained, कब, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी से, उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के ड्यूरेशन में नाम पता नहीं पूछा जा रहा है, सही है, या और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बेंड बॉन्ड और बेल बॉन्ड, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, या वो बेल बॉन्ड नहीं भर पा दे पा रहा है, या बॉन्ड नहीं दे पा रहा है, या श्योरिटी नहीं ला पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। भाई ये एक सिचुएशन हो सकती है ना, मान लीजिए मैं समझाता हूं इसको, जो रिया मैडम है, शी इज द पुलिस ऑफिसर, इन्होंने साहिल नाम के व्यक्ति को 39 में अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट करा, ये नाम नहीं बता रहा, पता नहीं बता रहा ये, ठीक है। अब भाई बता दे, अब इससे कितना ही पूछ लिया साहिल से, तेरा नाम क्या है साहिल बता, ये साहिल नहीं है मेरा नाम, तो मींस ही इज नॉट स्पीकिंग नाउ। और रिया मैडम को 24 आवर हो गए हैं कि भाई अब क्या करें इसका, 24 आवर्स हो गए,
तब ये क्या करे। दूसरा क्या हो सकता है, नाम पता बता दिया, हाँ भी छोड़ो से, चलो चलो साहिल भाई बेल बॉन्ड दो अपना, चलो श्योरिटी बुला लो अपने। मैडम मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरी तो, मैं तो इतना बदनाम हूं, मेरी तो कोई जमानत लेगा ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने छोड़ना तो छोड़ दो। कह रहे भैया ऐसे कैसे छोड़ दूं, तो ये छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई यू कैन बी रिलीज, नो डाउट, आपके नेम एंड एड्रेस में पता चल गए, बट यू शैल बी रिलीज ओनली ऑन, ईदर ऑन द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। वो आप मना कर रहे हो, अब क्या हो, तो अब ये होगा, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। फिर वो निकटतम मजिस्ट्रेट अधिकारिता वाले उस पर तत्काल फॉरवर्डेड कर दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि जी इस बला को आप ही संभालो, हमें नहीं पता, ना तो हम इसे अरेस्ट कर सकते थे, इसने नाम पता बता दिया तो बात खत्म हो जाती, ना इसने नाम बताया ना पता बताया, इसलिए हमने इसको अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करके हम छोड़ने को तैयार हैं, तो ये बॉन्ड नहीं दे रहा, ना बेल बॉन्ड दे रहा, ना श्योरिटी आ रहा, क्या करे जनाब आप जानो उसको। तो विद इन 24 आवर्स आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे उसको। और यहाँ पे शब्द क्या लिखा है भाई, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इट इज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो समटाइम्स इट मे बी ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एट वेल, तो जुडिशियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, नियरेस्ट कौन है इस समय। तो आई बिलीव आपको सेक्शन 39 एंटायरली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ आई सी इन कमेंट बॉक्स की क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं इसमें। मुनीत जो क्वेरी है वो इररिलेवेंट है इस टॉपिक से। 39 इज ओवर फ्रॉम माई साइड, और जिसको मैं एड्रेस करने के लिए फिर आपको दोबारा समझाता हूं उसको है क्या, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बात करते हुए इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट रूल है, पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल नॉट बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे आप, यू विल नॉट अरेस्ट हिम एनी टाइम विदाउट द वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये 35 की क्लॉज 2 में बात कह दी गई है, एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट यू ही शैल नॉट बी अरेस्ट, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड ओनली अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहां बात खत्म हो जाती है। एक एक्सेप्शन है, there is only one exception and that is section 39 clause 1। वो कब है, what are the special circumstances in that case, that when what is the accusation, don't forget this line, in the presence of the police officer, that he has committed non-cognizant offense or he is accused of committing non-cognizant offense in the presence of the police officer। तो ये स्पेशल केस हो गया 39 क्लॉज 1 में। जैसे रिया मैडम, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया पब्लिक में ही, ऐसे ही मान लीजिए पारुल को थप्पड़ मार दिया आपने, नाउ यू व्हाट यू डिड, व्हाट विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय यू, दैट इज वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपने उसको, यहां पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, हर जगह पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब सेकंड सिचुएशन, मान लीजिए आपने यही अपराध पारुल को थप्पड़ मारा होता, लेकिन कब, इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वहां पर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था, तब आपने, देन 39 क्लॉज 1 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन दैट केस,
ओनली इन दैट केस you may be arrested if you don't give your name, true name and residence to the police officer. अदरवाइज अगर आपने नेम एंड एड्रेस दे दिया कि सर ये है मेरा आधार कार्ड, तो फिर तब भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये एक स्पेशल केस है, यहां पर कोई परमिशन नहीं लेने की ना लेने की कोई बात ही नहीं आती है। तो स्पेशल परमिशन स्पेशल क्या हो गया यहां पर कि आपने सेम ऑफेंस या कोई सा भी नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर किया है, तो वहां पर स्पेशल प्रोसीजर क्या आ जाएगा, you will have to give your true name and residence, otherwise police officer shall have right to arrest you to ascertain your right to ascertain your true name and residence। सही है। बस आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।